हेलो दोस्तों। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग और अनयूजुअल टॉपिक पे बात कर रहे हैं। लोग पूछते हैं मुझे कई बार कि जो लोग एस्पायरेंट्स हैं, आईएएस में आना चाहते हैं, सिविल सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं, वो लोग पूछते हैं बहुत बार कि कैसे तैयारी की जाए, कैसे सेलेक्ट हुआ जाए। और ये बहुत इम्पोर्टेंट आपको बहुत एक यूज़फुल वीडियो है और इसलिए आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आप आईएएस के एग्ज़ाम के बारे आपने कभी सोचा है, अगर पेरेंट्स के लिए भी बहुत एक अनयूजुअल इंसाइट इस वीडियो में आपको मिलेगी जो जनरली हमको देखने को नहीं मिलती है। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियोस आते हैं, ऐसे कि यंग आईएएस ऑफिसर है और वो गाड़ी से उतर रहा है, उसके ऊपर फूल बरसाए जा रहे हैं, और आईपीएस ऑफिसर है वो चल के जा रहा है स्मार्टली, और यंगस्टर्स हैं वो बहुत पावर एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारी फिल्में बनती हैं, जैसे अभी 12th फेल फिल्म बनी थी, उसमें दिखाते हैं कि बहुत बड़ी बात है अगर आईएएस में सेलेक्ट हो गए हैं। लेकिन कोई भी आपको बहुत कम ऐसे वीडियोस मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि सिविल सर्विसेज या गवर्नमेंट सर्विसेज इन जनरल आपको शुरू में पहले आप डिसाइड करिए कि आपको ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसके बारे में बहुत कन्फ्यूजन रहता है, और ये कोचिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा एक नेटवर्क है जो इन चीज़ों को प्रमोट कर रहा है और लोगों को मिसलीड कर रहा है। तो इसलिए ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको बहुत इसमें ऐसा मटेरियल सुनने को मिलेगा कि जो शायद बहुत कम वीडियोस में होता है। और दूसरा, आपको मालूम होगा कि मैं 37 साल मैंने आईएएस की नौकरी की है, 37 ईयर्स। और उससे पहले मैं एमबीए स्टूडेंट था, और एक समय था मैं प्राइवेट सेक्टर के बारे में भी सोचता था, और मैंने आईएएस में सेलेक्ट होने से पहले 3-4 महीने प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब की है, बहुत थोड़े टाइम के लिए। उसके बाद मैं सेलेक्ट हो गया था यंग एज में। इसलिए आप ऐसे लोगों को मत सुनिए जो सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर हैं या जो आपको मिसलीड कर रहे हैं। के लिए एक ये एडवांटेज है कि आपको एक एक्सपीरियंस्ड पर्सनल एक्सपीरियंस से ही मैं बात कर पा रहा हूँ, तो ये आपको एक इसमें से इंसाइट मिलेगी। तो आज हम बात करेंगे कि आईएएस में आने के 7 एडवांटेजेस एंड 7 डिसएडवांटेजेस ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और एनी अदर गवर्नमेंट सर्विस। फर्स्ट पॉइंट ये है कि इसमें प्रेस्टीज एंड रिस्पेक्ट है। जब आप कॉलेज से निकल के, यूनिवर्सिटी से निकल के एक एग्ज़ाम पास करते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है नो डाउट, और बहुत लंबे टाइम तक, लगभग 1 साल तक पूरा प्रोसेस चलता है, और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको बहुत प्रेस्टीज मिलेगा सोसाइटी की तरफ से, और आपको एक रिस्पेक्ट इमीडिएटली मिलेगी जो उस उम्र में, उस एज में आपको बहुत अच्छी लगती है। और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, हिंदी बेल्ट, नॉर्थ इंडिया, राजस्थान, जिसके अंदर आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो इटसेल्फ बहुत एक प्रेस्टीज की बात मानते हैं लोग आज की डेट में भी। और ख़ास करके टीयर बी, टीयर सी जो सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं या रूरल एरियाज़ हैं, उसके अंदर जहाँ पे दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ कम है, बहुत ज़्यादा उसका एक प्रेस्टीज है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग हैं जो आईएएस में सेलेक्ट होते ही उनको शादी के मैट्रिमोनियल प्रपोजल बहुत आ जाते हैं। ये एक एडवांटेज आप कह सकते हैं। अगर आपको लगता है कि प्रेस्टीज और रिस्पेक्ट है तो इस सर्विस में आपको वो मिलेगी। दूसरा जो एडवांटेज है वो है जॉब सिक्योरिटी। तो आईएएस में और गवर्नमेंट जॉब्स में आपको जॉब सिक्योरिटी मिलती है। खास करके इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और ऑल इंडिया सर्विसेज में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड भी रहता है, सिक्योरिटी भी रहती है। इसलिए कोई भी गवर्नमेंट में से किसी को निकालना या आपको जॉब से सैक करना बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस है, और अनलेस यू हैव डन वेरी मेजर सम एक्ट और डीड विच इज़ बिग मिसडिमिनर, कि बहुत ही आपने ऐसा कुछ किया है और आपके ऊपर बहुत सीरियस आक्षेप है, उसके अलावा आपको जॉब में सिक्योरिटी मिलेगी जो प्राइवेट सेक्टर में बिल्कुल नहीं है। तो ये एक एडवांटेज है, सेकंड एडवांटेज। थर्ड एडवांटेज की हम बात करें कि आईएएस ऑफिसर अगर आप हैं तो आप लोगों की ज़िंदगी में अंतर ला सकते हैं, खास करके फील्ड लेवल पे। तो आपको ऐसा मौका मिलेगा जो प्राइवेट सेक्टर में शायद नहीं मिलता है, कि आप पब्लिक सर्विस में ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए लोगों के लिए आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी बदल जाए।
एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। मैं कांडला पोर्ट में डिप्टी चेयरमैन था और 2001 में आपको मालूम है कि बहुत बड़ा भूकंप आया था। हज़ारों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और कांडला है वो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, एपी सेंटर के बहुत नज़दीक है और बहुत सारे लोग वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई थी और बहुत बड़ी एक नेचुरल कैलेमिटी आई थी। और उस समय हमने एक कांडला पोर्ट की तरफ से ज़मीन अलॉट करी थी फॉर ओपनिंग ऑफ ऑर्फनेज, यानी कि अनाथ आश्रम हम लोगों ने और मैंने ख़ास उसमें इंटरेस्ट लेकर के, इनिशिएटिव लेकर के एक एनजीओ है आर्य समाज, उनको जो धार्मिक सेक्ट भी है उनको हम लोगों ने इनवाइट किया। दिल्ली से आए वो लोग और उनको प्रोत्साहित किया, उनको फंड्स दिलवाए और उनको ज़मीन दिलवाई, उनको कंस्ट्रक्शन में मदद की। और जो ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो जिनके दोनों पेरेंट्स भूकंप में मर चुके थे छोटी उम्र में, और कई बच्चे 6 महीने से लेकर के 10 साल तक के बच्चे वहाँ पे हमने रेस्क्यू किए जिनके दोनों पेरेंट्स जा चुके थे और उनका कोई रिलेटिव भी नहीं था और लेने को तैयार नहीं था। ऐसे 30 या 32 बच्चों को हम लोगों ने वहाँ पे उस साल में अनाथ आश्रम में रखा, उसका पूरा सेटअप किया, पूरा मैनेज किया और उसके बाद वो संख्या बढ़ती गई। और अभी पिछले महीने मुझे एक आदमी का फ़ोन आया और वो बहुत ही आभार व्यक्त कर रहा था। मैंने बोला आप कौन हो? तो वो बोल रहा था मैं पुलिस में डीएसपी में सेलेक्ट हो गया हूँ और मैं उसी अनाथ आश्रम से हूँ जो आपने सेटअप किया था 2001 में। तो मैं तो वो करके भूल गया था, लेकिन 2001 से अब तक इतने साल तक अनाथ आश्रम में जो भी उसकी मैनेजमेंट में जो भी वहाँ पे केयर टेकर्स थे वो सब बच्चों को बताते थे कि उस समय 2001 में जो भूकंप आया था तो आप ये जो अनाथ आश्रम सेटअप हुआ है ये फलाना फलाना ऑफिसर की मदद से सेटअप हुआ है। तो ओवर द जनरेशन्स, ओवर द ईयर्स पीपल नो यू। तो आप बहुत इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि जो आप लोगों की मदद कर सकते हैं और ये बहुत सेटिस्फाइंग है जो शायद किसी और भी प्रोफेशन और किसी भी प्रोफेशन में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। चौथा जो एडवांटेज है वो है कि जॉब वैरायटी इसमें बहुत है, डाइवर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगर आप आईएएस में हैं खास करके, दूसरी सर्विसेज में इतना शायद नहीं है, आईपीएस में है या इनकम टैक्स में है या कस्टम्स में है, किसी और सर्विस में है तो ये चीज़ इतनी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हैं तो बहुत डाइवर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिलेंगी और उसका फ़ायदा ये है कि आपको कभी बोर्डम महसूस नहीं होगा और आपको नई नई चीज़ें सीखते रहना पड़ेगा। अगर आप पुलिस में है तो शायद आप क्रिमिनल लॉज को सीख करके शुरू में जो पहले 2-3 साल 4 साल काम करेंगे वही काम आप पूरी ज़िंदगी मोर और लेस करते रहेंगे और उससे से रिलेटेड आप काम करते रहेंगे। लेकिन अगर आईएएस में है तो आप अलग अलग रोल्स में, आप अलग अलग टोटली डाइवर्स, जिसका एक दूसरे से कोई भी नाता नहीं है, इस तरह के रोल्स आपको दिए जाएंगे और आप वहाँ पे परफॉर्म करेंगे, उसके बारे सीखेंगे और उस ऑर्गेनाइजेशन को आप हेड करेंगे। जैसे 37 साल की नौकरी में लगभग 15 पोस्टिंग्स मैंने देखी हैं और बहुत डाइवर्स पोस्टिंग्स हैं। कई तो एकदम टेक्निकल पोस्टिंग्स हैं जैसे कि पोर्ट ट्रस्ट को चलाना, जिसमें शिपिंग है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, कस्टम्स है, डेमरेज है, इंडिया की इकोनॉमी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को हैंडल करना है। यानी कि बहुत एक कोर इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम 5 साल मैंने किया और पूरा सीखना पड़ा। जब मैंने ज्वाइन किया मुझे कुछ मालूम नहीं था कि पोर्ट होता क्या है और उस ऑर्गेनाइजेशन में नंबर 2 पोजीशन पे मुझे काम करना पड़ा। कई बार चेयरमैन की पोस्ट खाली थी, मुझे चेयरमैन का चार्ज भी हैंडल करना पड़ता था। तो इतना ही डाइवर्स चीज़ थी जो कि मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड या मैंने उससे पहले जो भी सीखा था एज ए कलेक्टर, एज ए डीडीओ, उससे कोई रिलेशन नहीं था। और उसके बाद आप देखिए कि मैंने अलग अलग विभाग में, टूरिज़्म में मैंने 5 साल काम किया जो कि एकदम से अलग काम था। खुशबू गुजरात की कैंपेन आपने देखी होगी, अमिताभ बच्चन जी उसमें हमारे ब्रांड एम्बेसडर थे, उनके साथ हमने काम किया। तो वो टोटली डिफरेंट काम था जो हमने टूरिस्ट स्पॉट्स को हाईलाइट करना था और पूरी कैंपेन चलाई, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया, एजुकेशन में मैंने काम किया। इस तरह जो अलग अलग विभाग है, रूरल डेवलपमेंट में मैंने काम किया, ग्राम विकास में मैंने काम किया और इस तरह से अलग अलग विभागों में मैंने काम किया।
और हर एक विभाग में जब जाके ज्वाइन करता था तो मुझे लगता था कि ये मुझे एकदम से नया कुछ आ गया है और एक चैलेंज होता था कि नई चीज़ एकदम आपको सीखनी है। तो उसके डिसएडवांटेज ये हैं कि आपको शायद स्पेशलाइजेशन नहीं मिलती, लेकिन ये एडवांटेज भी है कि आपको जॉब वैरायटी रहती है और आपको बोर्डम नहीं रहता। पांचवा जो है वो है आपके पर्क्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो यंगस्टर्स को, खास करके मिडिल एंड लोअर मिडिल क्लास के जो यूथ हैं, फैमिलीज हैं, उनके जो लोग आते हैं सर्विसेज में, उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो पर्क्स हैं वो बहुत अच्छे हैं प्राइवेट सेक्टर से। शुरू में उस एज में जो आपको पर्क्स मिलते हैं, बड़ा सा घर मिलेगा अगर आप डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग होगी, घर में स्टाफ होगा, आपको टेलीफोन की सुविधा मिलेगी, आपको ऑफिस मिलेगा, आपको गाड़ी मिलेगी, आपको ट्रैवल के लिए सब सुविधा, सब खर्चा सरकार करेगी, आपको मेडिकल सुविधा मिलेगी, आपको पर्सनल इश्यूज़ के बारे कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो कि आप 23, 24, 25 या 30 साल की उम्र में किसी और सेक्टर में शायद ये ना मिल सके। अगर आप इफ़ यू आर स्टार्टिंग ऑफ योर ओन, आपके पास आपके पेरेंट्स का पैसा नहीं है और आप मिडिल क्लास से हैं, लोअर मिडिल क्लास से हैं, तो सडनली यू विल गेट अ सोशल अपलिफ्टमेंट और सोशल जंप इन योर लाइफस्टाइल। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो आपको इनिशियली अट्रैक्ट करता है। छठा जो पॉइंट है, सिक्स पॉइंट, वो है करियर ग्रोथ। तो इन सर्विसेज में पहले से ही आपको मालूम है कि मेरी सर्विस में आपको सीनियर टाइम स्केल कब मिलेगा, हमको सिलेक्शन ग्रेड कब मिलेगा, हमको सुपर टाइम स्केल कब मिलेगा, यानी कि राज्य सरकार में हम कब सेक्रेटरी लेवल पे, कमिश्नर लेवल पे पहुंचेंगे। और बहुत जल्दी जल्दी आप ग्रो करते हैं। तो जब हम आईएएस का एग्ज़ाम दे रहे थे तो हमको हमारे एक टीचर थे कॉलेज में, वो बोलते थे इट इज़ अ सर्विस ऑफ हॉप स्टेप एंड जंप, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। और उसका डिसएडवांटेज भी है कि आपको मालूम है कि कहाँ तक जाना है, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते आप। लेकिन उसका एडवांटेज भी है कि करियर ग्रोथ आपकी बहुत क्लियरली डिफाइंड है और उसको कोई बहुत उसको उससे कोई टिंकर नहीं कर सकता बहुत ज़्यादा, क्योंकि एनुअल जो रिपोर्ट्स हैं उसके आधार पे, आपके परफॉर्मेंस के आधार पे, अनलेस कि आप बहुत ख़राब काम करें, आपको प्रमोशन मिलती रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और सेवन्थ जो है वो ये है कि आपका इंटरेक्शन जो है वो हर एक फील्ड के टॉप लोगों के साथ होगा यंग एज में भी। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है जो प्राइवेट सेक्टर में या किसी और जॉब में नहीं होगा शायद। तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट हेड कर रहे हैं तो आप वहाँ के बहुत बड़े, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ के हों या आप राज्य में किसी विभाग में उसको हेड कर रहे हैं, एज अ सेक्रेटरी हैं, इंडस्ट्री सेक्रेटरी हैं, तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट। यदि आप एजुकेशन में हैं तो बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट, वाइस चांसलर्स और बहुत बड़े बड़े जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ आपको बड़े बड़े रिलीजियस लीडर्स हैं। अगर आप टूरिज़्म में, कल्चर में हैं तो शायद बड़े बड़े स्टार्स, फिल्म स्टार्स, जैसे मुझे मौका मिला, मैं बड़े बड़े बहुत कभी सोचा नहीं था कि अमिताभ बच्चन जी के साथ काम करने का मौका मिलेगा इतनी क्लोजली। तो वो आपको एक बहुत अपॉर्चुनिटी हर एक जॉब पे आपको मिलेंगी कि आप इंटरेक्ट कर सकते हैं और इंटरेक्शन के दौरान बहुत सारे रिलेशंस, बहुत सारे संबंध, बहुत सारी दोस्तियां हो सकती हैं। तो आपका एक बहुत नेटवर्किंग सर्विस में हो सकता है। तो ये हमने 7 एडवांटेजेस देखे। लेकिन जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। तो हम किसी भी फील्ड में एंटर करना चाहते हैं तो हमको मालूम होना चाहिए कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसमें चैलेंजेस क्या हैं और क्या चीज़ें हैं जो इसकी वैल्यू को कम करती हैं आपके लिए। डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो है कि वर्क प्रेशर और स्ट्रेस। तो आपको 30-35 साल की पूरी सर्विस में हमेशा हर एक पोस्ट के ऊपर, क्योंकि आप एक ऐसी जगह पे आपको रखा जाता है कि जो बहुत ही डिमांडिंग होती है, तो आपका कोई ऑफिस टाइमिंग नहीं रहता है। कभी भी आपको बुलाया जा सकता है, कभी भी आपको जाना पड़ता है, कभी भी आपको ट्रैवल करना पड़ता है और इतना काम होता है, द वॉल्यूम ऑफ वर्क इज़ सो ह्यूज कि आपको एक वर्क प्रेशर और इमेंस स्ट्रेस रहेगा थ्रू आउट योर वर्किंग लाइफ। और इतना स्ट्रेस रहेगा कि आप
अगर उसको हैंडल नहीं कर पाते तो पीपल फेस लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज, हेल्थ की भी डिफ़िकल्टी हो सकती है लेटर ऑन जा कर के, जब आपकी एज ज़्यादा होती है। शुरू में तो आप शायद कर पाए स्ट्रेस को हैंडल, लेकिन आपको उस स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए अपने आप को थ्रू आउट फिट रखना मेंटली फिजिकली बहुत ज़रूरी है। तो वर्क प्रेशर और स्ट्रेस हर एक जॉब के ऊपर आपको रहेगा, क्योंकि आप इम्पोर्टेंट लेवल पे आपको रखा जाएगा। दूसरा डिसएडवांटेज है कि बार बार आपकी पोस्टिंग ट्रांसफ़र हो सकती है और कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। 15 से 20 पोस्टिंग्स आपको पूरे करियर में मिल सकती हैं, उससे ज़्यादा भी मिल सकती हैं। डिपेंड करता है कौन से राज्य में आप काम करते हैं और आपका वर्किंग स्टाइल क्या है, उस टाइम का पॉलिटिक्स क्या है, मीडिया का क्या आपकी तरफ रुख है, और ओवरऑल जो आपका एक इमेज है, रेपुटेशन है, वो क्या बन रही है। तो अलग अलग समय आपकी बार बार ट्रांसफ़र हो सकती है, और ट्रांसफ़र का मतलब है कि आप रीलोकेट होंगे। शुरू के कुछ सालों तक आप एकदम अलग सिटी में, अलग इकोसिस्टम में चले जाएंगे, और पहले आपको कार्डर मिलता है, वो इटसेल्फ इज़ अ बिग चैलेंज कि कौन से राज्य में आपको नौकरी करनी है। आप सेलेक्ट होकर के, अगर आप सपोज़ आप नॉर्थ इंडिया में उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और आपको कार्डर केरला मिल जाता है, या आपको मणिपुर या त्रिपुरा कार्डर मिल जाता है, या आपको गुजरात मिल जाता है, या आपको जम्मू कश्मीर मिल जाता है, तो आपके लिए कम्प्लीटली रीलोकेट करने वाली बात है। और आपका जो पुराने लोगों के साथ आपके जो बचपन के दोस्त हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, उनके साथ जो आपका रिलेशन है वो फिर उस हद तक नहीं रहेगा। तीसरा बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल इम्पैक्ट, वो थ्रू आउट आपके करियर में रहेगा। पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के बीच में आप डिफरेंस समझें, बहुत ज़रूरी है। आपके जो इमीडिएट पॉलिटिकल बॉसेस हैं वो आपको ऑफिशियल काम के लिए एक्सपेक्ट करें, आपको ड्राइव करें, जो कि अच्छे पॉलिटिकल लीडर्स करते हैं, और आपका रिव्यू करें, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो जिनका कोई स्टेक नहीं है, जो आपके इमीडिएट सुपीरियर शायद नहीं है, या आपको ऑफिशियली जो करेक्ट चीज़ नहीं है वो करने को बोल रहे हैं, या जिनका कुछ भी स्टेक पे नहीं है और आपको वो चाहते हैं कि पोस्टिंग ट्रांसफ़र किसी की कर दो, किसी की एडमिशन करवा दो, किसी को ज़मीन अलॉट कर दो, इस तरह के इंडिविजुअल बेस्ड जो काम है, जो पॉलिसी रिलेटेड नहीं है, जो इंडिविजुअल काम है, किसी के बेनिफिट के लिए आपके पास लेकर के आएंगे और आपको एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनका काम करके दीजिए। और आजकल एवरीथिंग इज सिस्टम ड्रिवन। आपके रिलेटिव भी आपको बोल सकते हैं कि ये काम करके दो आप, लेकिन आजकल पॉसिबल नहीं है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर हैं या कोई आईएएस ऑफिसर है सीनियर लेवल पे भी, तो आप ये सब नहीं करवा सकेंगे। तो आपको ये गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए, और पहले से ही आपको बोल देना चाहिए कि भाई हम सिस्टम ड्रिवन हो गया, आजकल सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, मैं किसी को नौकरी नहीं दिलवा सकता, मैं किसी की पोस्टिंग नहीं कर सकता, मैं किसी के स्कूल में एडमिशन नहीं दिलवा सकता, मैं किसी को ज़मीनें अलॉट नहीं कर सकता, मैं किसी के प्लान पास नहीं कर सकता। हर एक चीज़ का आज सिस्टम हो गया, जो कि बहुत अच्छी बात है देश के लिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये डिपेंड करता है कौन से राज्य में आप काम करते हैं। कई राज्यों में ज़्यादा है ये प्रॉब्लम, तो आपको मालूम ही नहीं आप कौन से कार्डर में जाएंगे, वहाँ पे क्या पॉलिटिकल क्रिमिनल नेक्सस क्या है, तो किस तरह के लोग पॉलिटिक्स में आपके मिनिस्टर बन सकते हैं। तो ये सब चैलेंजेस जो हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। और वो बोलेंगे वो आप कर भी नहीं सकते, करेंगे तो आपका रिस्क है, आपके सिग्नेचर से काम होगा, तो अगर नहीं करेंगे तो आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी, या हो सकता है आपके अगेंस्ट में कुछ न्यूज़पेपर में निकालें। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि आपको ध्यान में रखना है। जो फोर्थ डिसएडवांटेज है वो है पब्लिक स्क्रूटनी। आप कुछ भी करेंगे वो पब्लिक आई में रहेगा। तो आप जैसे बोलते हैं कि यू आर लिविंग इन ग्लास हाउसेस, आप एक कांच के शीशे के घर में आप रह रहे हैं, और कुछ भी आप कर रहे हैं, आपको कौन मिलने आ रहा है, कौन आपका दोस्त है, कौन आपको जानता है, आप कौन से रेस्टोरेंट में जाके खाना खा रहे हैं, आप कहाँ पे जाते हैं, आप कैसे कपड़े पहनते हैं, ये सब चीज़ें पब्लिक स्क्रूटनी में हमेशा रहती हैं थ्रू आउट द करियर। इट इज़ अ बिग प्राइस टू पे। इवन आपके फैमिली मेम्बर्स, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, वो कैसे निकल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो ऑफिशियल गाड़ी मिस यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और कैसे कपड़े पहन रहे हैं, कहाँ हॉलीडेज़ में जा रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, इंडिया में जा रहे हैं। तो हर चीज़ जो है उसका एक वैल्यूएशन, उसकी एक स्क्रूटनी होगी, उसके ऊपर लोग बात करेंगे, क्योंकि आप पब्लिक सर्वेंट हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक थ्रू आउट योर करियर यू हैव नो प्राइवेट लाइफ। तो अगर आपको लगता है कि ऑफिस के बाद का जो समय है वो आपका अपना है, तो ऐसा नहीं है। तो आप ज़िंदगी में कहीं भी हों, आपको वहाँ पे जानने वाला इंसान मिल जाएगा। तो आपको जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं, जो आपको अपना एक
सो एज टू से फसाड, एक्सटर्नल अपीयरेंस आपको मेंटेन करनी है, सिर्फ जॉब में नहीं करनी, सिर्फ उस सिटी में या उस राज्य में नहीं करनी या उस देश में नहीं करनी, आपको पूरी ज़िंदगी एक उसको फसाड को या एक जो मुखौटा है उसके बीच में आपको अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट रखना है और अपनी फैमिली लाइफ को भी प्रोटेक्ट रखना है। पांचवा जो पॉइंट है वो ब्यूरोक्रेटिक चैलेंजेस इन पॉलिटिक्स। ब्यूरोक्रेसी के अंदर बहुत पॉलिटिक्स है, बहुत कट थ्रोट कंपटीशन है और आपको परफॉर्म भी करना है और आपको जो इंटरनल ऑफिस का पॉलिटिक्स है वो भी आपको समझना है, देखना है और वो सब करते हुए एज अ करियर आपको आगे बढ़ना है। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेस रहता है कि किस तरह से आपको पॉलिटिक्स के अंदर, आपको उसके अंदर, ऑफिस के पॉलिटिक्स के अंदर आपके नीचे वाले भी आपकी बात करते रहेंगे, आपके नीचे वाले दूसरों को जाकर के बात करेंगे और बहुत बड़ी संख्या में आपके नीचे काम करते हैं लोग, उसमें से बहुत सारे लोग इतने कॉम्पिटेंट नहीं होते या इतने हार्ड वर्किंग नहीं होते, उनके थ्रू आप काम, क्योंकि सबको जॉब सिक्योरिटी है और सब लोग बैठे हैं। अगर कोई वहाँ पे पियोन है या हेड क्लर्क है तो वो बस बैठा हुआ है सालों तक, आप जैसे तो बहुत आ गए चले गए, लेकिन वो तो वहीं पे बैठेगा। तो उसके सिस्टम सेट हैं सारे, तो उसके थ्रू आप उसमें चेंज लाना, इट इज़ नॉट ईजी बिकॉज यू आर वर्किंग विद अ वेरी लार्ज स्टाफ और उसमें वेरी लार्ज परसेंटेज डेडवुड, ऐसे लोग जो वहाँ पे टिके हुए हैं, रह रहे हैं और बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ओवर स्टाफ्ड है और आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है क्योंकि आप आईएएस हैं, आप ब्रिलियंट हैं, आप यंग हैं, तो आप कुछ चेंज लाएंगे किसी डिस्ट्रिक्ट में या किसी डिपार्टमेंट में और आपको काम तो उन्हीं लोगों से करना है। तो जो ये ऑफिस का माहौल है, ऑफिस का पॉलिटिक्स है, ये बहुत ही चैलेंजिंग है और हर एक इंसान का अपना अपना एक मोटिव है, अपना उसका लक्ष्य है। तो ये ज़रूरी नहीं कि अगर आप किसी चीज़ को ईजी बनाने के, आपको आईटी सिस्टम्स सेट करने के लिए या आपको ऑटोमेटिक अप्रूवल्स में जाना है या कुछ भी आपको चेंज लानी है तो वो ईजी और आपकी तरफ अपेक्षा रहेगी, लेकिन आप रिजल्ट कितने दे सकते हैं उसमें बहुत बड़ी लिमिटेशन रहेगी क्योंकि आप उन्हीं लोगों के साथ काम कर रहे हैं जिनकी एक लिमिटेड कैपेबिलिटी है, लिमिटेड इंटेंशंस हैं और वो होते हुए भी आपको रिजल्ट प्रस्तुत करने हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सिक्स्थ जो पॉइंट है वो है कि आपका समय बहुत लिमिटेड है, आपके पास कोई पर्सनल हॉबीज़ का समय नहीं रहता है और ज़्यादा लोग जब रिटायर होते हैं 60 साल की उम्र में तब भी उनके पास 25 साल एक्टिव लाइफ के बचे होते हैं। तो उस समय आपको मालूम नहीं होता कि क्या करूं, क्योंकि आप हमेशा यू आर लाइक अ रोलिंग स्टोन, पूरी लाइफ अलग अलग पोस्ट के ऊपर आप काम करते रहे, आपको ऐसा समय नहीं मिला कि आप कोई हॉबी डेवलप कर सकें, कोई क्रिएटिव हॉबी आप डेवलप करें, अपने लिए, फैमिली के लिए कुछ टाइम निकाल सकें, बच्चों को पढ़ा सकें। तो बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि ऑफिसर्स की फैमिली, ऑफिसर्स के बच्चे जो हैं कॉम्प्रोमाइज्ड लाइफस्टाइल मिलता है, उनको आप इतना समय नहीं दे सकते। अगर आप कॉलेज में प्रोफेसर हैं, टीचर हैं या आप अपना काम कर रहे हैं तो शायद आप बच्चों के लिए आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि आप बच्चों को भी टाइम दे पाएंगे, फैमिली को टाइम दे पाएंगे। इसमें ऐसा नहीं है, आप बच्चों को बैठ के पढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है। थ्रू आउट व्हेन दे आर ग्रोइंग अप, वो जब बड़े हो रहे होते हैं तब आप अपने काम में बिजी होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मजबूरी है कि आपके पास पर्सनल टाइम, फैमिली टाइम, रिलेटिव्स का टाइम, बच्चों का टाइम, हॉबी डेवलप करने का टाइम, रीडिंग का टाइम, राइटिंग का टाइम शायद नहीं मिलेगा। आप गार्डनिंग करना चाहते हैं या आप कोई स्पोर्ट्स सीखना चाहते हैं आप, तो ये बहुत मुश्किल होता है, खास करके जो इम्पोर्टेंट एक्टिव पोस्ट्स हैं उसके ऊपर टाइम निकालना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। आप नई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं तो ये नहीं कर पाते। सेवेंथ लास्ट और बहुत बड़ा जो पॉइंट है वो है कि लॉस ऑफ रेपुटेशन। कोई भी इंसान है, उसका जो रेपुटेशन है, उसका जो व्यक्तित्व है, उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसका पार्ट होता है। रिस्क ऑफ करप्शन, करप्ट प्रैक्टिसेस कमिंग अराउंड यू, कमिंग टू यू पोजेस एथिकल एंड मॉरल चैलेंजेस। सिस्टम में कई बार ऐसा है कि नीचे वाले कुछ कर रहे हैं और आपके नाम से कर जाते हैं तो आपको मालूम नहीं पड़ता। आपको मिलने वाले और शायद आपको लगे मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और वो कुछ किसी से पैसा ले लें या किसी से कोई फेवर ले ले आपके नाम पे, तो आपको देयर इज नो वे ऑफ फाइंडिंग आउट क्योंकि कोई आकर के आपसे क्रॉस वेरीफाई नहीं करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है जिससे आपकी खुद की रेपुटेशन खराब होने का चांस है। करप्शन जो है वो एक बहुत चैलेंजिंग एस्पेक्ट है सर्विसेज का, उसके डिसएडवांटेजेस, रिपरकशंस भी हैं, उसके आपके ऊपर उसका जो इफ़ेक्ट आएगा वो भी है। आपकी रेपुटेशन बहुत इजीली बिगड़ सकती है। आपने सुना होगा कोल सेक्रेटरी भारत सरकार के थे, मिस्टर गुप्ता, बहुत ही ऑनेस्ट ऑफिसर और बहुत अच्छी रेपुटेशन
30-35 साल की नौकरी के बाद जब वो कोल सेक्रेटरी बने और कोल स्कैंडल हुआ तो उनको जेल हो गई। और उनके पास ऐसा बोला जाता है कि उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो किसी वकील को रोक करके सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जा कर के उसमें चैलेंज कर सकें। उन्होंने बहुत सफ़र किया और सर्विसेज के अंदर, आईएएस एसोसिएशन के अंदर सबको एक इस्टेब्लिश्ड ये फैक्ट था कि वो एक ऑनेस्ट ऑफिसर हैं। उनकी रेपुटेशन तब तक बहुत अच्छी थी, लेकिन ही सफ़र्ड अ लॉट। इस तरह बहुत और ऑफिसर्स हैं जो कभी तो बहुत अच्छा अवार्ड पाते हैं और इमीडिएटली उसके बाद जेलसी के कारण से या क्योंकि हाई प्रोफाइल हो गए वो, तो अपने लोग, कोलीग्स, दूसरे लोग, सिस्टम के अंदर के लोग, बाहर के लोग, मीडिया आपको ब्रांड कर दें। और दिस इज़ द ईजीएस्ट थिंग टू डू। किसी भी ऑफिसर के बारे अगर ये कोई बोल दे कि ये करप्ट है, ये पैसे लेता है, तो एक ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है और एवरीबडी टेंड्स टू बिलीव इट विद इन द सिस्टम ऑल्सो। योर पॉलिटिकल, आपके पॉलिटिकल मास्टर्स भी उस चीज़ को बिलीव कर लेंगे। इसलिए किस तरह से आपको अपने आप को बचा करके, अपनी रेपुटेशन को बचा करके रखना है, ये बहुत सबसे बड़ा चैलेंज है सर्विस का। यानी कि अगर आप एक पर्टिकुलर पोस्ट पे हैं, यू शुड नॉट ओनली बी ऑनेस्ट, यू शुड ऑल्सो अपीयर टू बी ऑनेस्ट टू एवरीबडी। और वो एक बहुत बड़ा थ्रू आउट योर करियर एक चैलेंज रहता है। तो ये भी एक चीज़ है। तो आपने देखा 7 एडवांटेजेस और 7 डिसएडवांटेजेस मैंने आपको बताए सर्विसेज में आने के। ये एक एक्चुअल पिक्चर मैंने आपको दी है। इसीलिए मैं, जो एस्पायरेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, जो इतनी बड़ी संख्या में 8-9 लाख लोग अपीयर करते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो आईएएस का एग्ज़ाम देते रहते हैं वर्षों तक। किसी को पूछो आप क्या कर रहे हैं, बिहार वगैरह में, यूपी में बोलते हैं आई एम आईएएस सिंह, मैं आईएएस का एग्ज़ाम दे रहा हूँ। आईएएस का एग्ज़ाम देना इटसेल्फ एक प्रोफेशन हो गया है, क्योंकि 8-10 साल लोग एग्ज़ाम देते रहते हैं। नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स भी बहुत बढ़ गए हैं। तो ये जो है, ये सही बात नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ। आपके पास अगर ओवरऑल पिक्चर होगी और क्लैरिटी रहेगी कि इतना ये रोज़ी फील्ड नहीं है, इसके चैलेंजेस भी बहुत बड़े हैं, क्या आप इतने थिक स्किन्ड हैं, क्या आप इतने एफिशिएंट हैं, क्या आप इतना पूरी ज़िंदगी भर का स्ट्रेस ले सकते हैं और सब चैलेंजेस को उठाते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं और थ्रू आउट वो एक्सपेक्टेशन जो आपके ऊपर आएगी उसको हैंडल कर पाएंगे, तो ही आप इसके लिए ट्राई करिए, क्योंकि ट्राई करना इटसेल्फ इज़ वेरी टफ। तो ये वीडियो मुझे लगता है आपको यूज़फुल रहेगा। आज इकोनॉमी में बहुत सारी और चीज़ें आ गई हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं। शायद हो सकता है कि आप किसी ऐसे फील्ड में जाएं जहाँ पर मिनट ऑफ स्ट्रेस का रिटर्न मच बेटर हो एडवाइस। कि ज़िंदगी में अगर हम स्ट्रेस को डिफ़ाइन कर सकें, कि एक स्ट्रेस को एक नंबर दे सकें और पर मिनट ऑफ स्ट्रेस आपकी ज़िंदगी में कितना आप स्ट्रेस ले करके आपने क्या प्राप्त किया 60 साल की उम्र में या 40 साल की उम्र में, तो शायद बहुत सारे और फील्ड्स हैं जो आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे पाएंगे। इसलिए अगर आप ये सब लेने को तैयार हैं और अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपके बच्चे ये सब कर सकते हैं, तो ये उसको पुश करिए, वरना आप उनका टाइम मत बिगाड़ें। ये सर्विस, नो डाउट इट इज़ स्टिल अ वेरी गुड ऑप्शन, यही हकीकत है। और इसीलिए मैं आज ये वीडियो बनाना चाहता था। और ये चीज़ आपको शायद दूसरे लोग नहीं बताएंगे, क्योंकि मैं 37 साल इस पर काम कर चुका हूँ और बहुत सक्सेसफुली काम किया है। मैं बहुत अच्छे से मन लगा के खुशी से काम किया है और शायद वो मेरे लिए बनी थी सर्विस और हर एक के लिए बनी हुई ज़रूरी नहीं है। तो ऑल द बेस्ट, डू वेल एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। इसको सब्सक्राइब करिए। मेरा पर्पज़ है कि मैं 37 साल जो मैंने एक्सपीरियंस प्राप्त किया वो मैं यंगस्टर से शेयर कर सकूं। इसी पर्पज़ से मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ऑल द बेस्ट।